अगर फैसला हो गया हक में तो बड़ी अच्छी बात है, फैसला नहीं हुआ हक में तो मैं अगले दिन वहाँ आऊँगा। पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता खोलेंगे, इस देश में संविधान की चलेगी। मुस्लिम है तो मुस्लिम अपने लिए प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा। जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको नकारा नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि सर्दी की वजह से अभी जो कार्य आप कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अभी तक जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि ये जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है बात जिसका वहाँ के लोगों को खदशा है। अदालतों से इस टाइम इस व्यवस्था में जो अभी मनुवादी व्यवस्था पूरी ताकत लगा रही है अपना हिंदू राष्ट्र बनाने की, न्याय प्राप्त करने के लिए जो समाधान मिलेगा वो 20% मिलेगा, 80% मिलेगा पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हल्द्वानी मामला, जिसमें कहा गया कि रेलवे ने अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की है और रेलवे की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया और वहां कब्जा किया, और वो पूरा मामला कितना बड़ा आपने अच्छी तरह से देखा होगा। अब 7 तारीख को इस पूरे मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, सवाल आपसे यह है मेरा कि एक बार इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई पीछे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी हल्द्वानी के लोगों को, और उसमें बहुत सारे अहम पॉइंट रखे, टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से किसी को नहीं हटाया जा सकता, उसका कोई अल्टरनेटिव आप तलाश कीजिए, उसके बाद इस तरह का कोई कदम उठाया जाए तो उठाया जाए, लेकिन अभी आप इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब जो 7 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप तमाम मामलों पर नज़र रखते हैं, ये बताइए इसमें 7 तारीख के लिए आपको क्या लग रहा है कि हल्द्वानी मामले पर अब क्या होने वाला है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहले तो मैं आपको ये दुरुस्त करना चाहूँगा थोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में लोग राहत लेने नहीं, इंसाफ लेने जाते हैं। तो भारत देश में हमारे संविधानिक जो व्यवस्था है उसको जब तक हमारे देश के नागरिक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग परेशानी और मुसीबतों का सामना ज़्यादा करते रहेंगे। जब आप अदालत जाते हैं तो आप जो आपके साथ सरकार या कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है, उसमें इंसाफ लेने जाते हैं, राहत लेने नहीं जाते। अच्छा। मतलब कोई भीख मांगने नहीं जाते हैं, आप अपने अधिकारों को असर्ट करने या अधिकारों को जो छीने जा रहे हैं उसको हासिल करने के लिए भारत की जनता ने एक नौकर रखे हैं, जज। तो उनके पास उनसे नौकरी जो उनकी नौकरी में काम शामिल है वो कराने जाते हैं। जजेस भी पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक यानी कि हम, और सर्वेंट यानी कि पब्लिक सर्वेंट, जो कि जजेस भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। तो ये एक तो हमें बात समझ के में आनी चाहिए। जहाँ तक हल्द्वानी का सवाल है, हल्द्वानी में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक तो बहुत ही अच्छी तरीके से हल्द्वानी के लोग ये समझ लें बात, ये कहा है कि ये सर्दियों में ये काम करना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। लेकिन असली बुनियादी बात ये है कि उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2 तरह की कैटेगरीज बना दी हैं जो उनके ऑब्जर्वेशंस आए हैं अभी। एक वो जो कि अनऑथराइज्ड लोग बैठे हैं बिल्कुल, और एक वो जिनका कोई हक है अलॉटमेंट द्वारा या कोई जगह खरीदने द्वारा। तो ये 2 कैटेगरीज तो बना दी हैं, और अभी जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको नकारा नहीं है, नकारा नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि सर्दी की वजह से अभी जो कार्य आप कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, और यदि ये कार्य करेंगे तो उसके लिए कोई तरीका होना चाहिए करने का। वो तरीका, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप 3 महीने बाद करेंगे ये काम, 6 महीने बाद करेंगे ये काम, या थोड़ा टाइम दे के करेंगे ये बात काम, या कुछ लोगों के लिए करेंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं करेंगे। ये सारे ऑप्शन अभी खुले हैं, लेकिन करेंगे ये तय है। यही मैं अभी तक जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि ये जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है बात जिसका वहाँ के लोगों को खदशा है। लेकिन मैंने एक बात कही है, जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले भी कही,
वहाँ के कुछ लोग मेरे पास भी आए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप अगर हमें वकील करेंगे जब भी हम इसमें कानूनी तौर पे इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा होता है, ख़ास तौर पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, महिलाओं के ख़िलाफ़, तो मेरी उस पर पैनी नज़र रहती है। तो मैंने हियरिंग से पहले ही एक बात को कहा था, वो मैं आज दोहरा रहा हूँ कि इस तरह के काम हल्द्वानी में ही नहीं, रेलवे अब प्राइवेटाइज होने जा रहा है। जो काम 70-75 साल से नहीं हो रहा था अब तक, उसके अभी क्या एकदम जल्दी हो रही है, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। कोई अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला या कोई इस तरह का बड़ा जो धन्ना सेठ होगा, वो भारत सरकार से साठगांठ इस वक्त कर रहा होगा, जो हमारे 5 साल के नौकर हैं, जो सरकार है उससे। और रेलवे प्राइवेटाइज होने की तैयारी में है अभी। तो रेलवे के जैसे इंडियन एयरलाइंस का हुआ और एयर इंडिया का हुआ, सरकारी जब तक वो ज़मीन है रेलवे से पहले, तो उसको खाली कराना कोर्ट के माध्यम से भी और सरकारी कार्रवाई से भी बहुत आसान होता है, ज़्यादा आसान होता है। तो रेलवे की जो ज़मीन है और जो ज़मीन नहीं भी है, वो सब अभी अगर हासिल कर लेगी रेलवे, तो जो धन्ना सेठ या जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा, जो भी कंपनी खरीदेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाएगी। ये काम हल्द्वानी में ही नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे हैं ट्राइबल्स के साथ। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी की हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने छीनी है नाजायज़ तौर पे, तो वो ट्राइबल्स है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का नंबर आता है, उसके बाद मुस्लिम्स का नंबर आता है, तीसरा नंबर है मुसलमानों का इस जाति को सहने में। पहला नंबर ट्राइबल्स, दूसरा नंबर शेड्यूल कास्ट और तीसरा नंबर मुसलमानों का। तो ये बात भी आप समझ लें। और दूसरी माइनॉरिटीज़ का भी है। सिख क्रिश्चियंस के साथ भी आप देख रहे हो कर्नाटका में उनके चर्च तोड़े जा रहे हैं। सिखों के साथ तो आप लोग देख ही चुके हो कितनी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, और बौद्धों के साथ भी यही हो रहा है। तो SC, ST और माइनॉरिटीज़ के साथ सबसे ज़्यादा हो रही है, उसके बाद OBC का नंबर आता है। तो ये बात आप समझ लें कि अकेले नहीं हैं आप इसमें, और पूरे देश में हल्द्वानी में ही नहीं हो रहा है। कर्नाटक में आप लोग देख चुके हैं, अभी आप जो उज्जैन में देख रहे हैं, आसाम में रोज़ होता है ये और हो रहा है। तो एक बात तो ये समझने की है। दूसरा, अगर आप लोग साथ मिल के लड़ोगे तो वो सोल्यूशन है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ और OBC अगर मिल के लड़ाई लड़ेंगे तो सबका बचाव होगा। अदालतों के लिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एक बार नहीं, कि अदालतों से इस टाइम इस व्यवस्था में जो अभी मनुवादी व्यवस्था पूरी ताकत लगा रही है अपना हिंदू राष्ट्र बनाने की, न्याय प्राप्त करने के लिए जो समाधान मिलेगा वो 20% मिलेगा, 80% मिलेगा पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। पीसफुल प्रोटेस्ट एक कानूनी संवैधानिक रास्ता है जिससे सरकार को देश के मालिक जनता ये एहसास दिलाती है कि आप गलत काम कर रहे हो और इस काम को ठीक करो, जैसा कि आपने CA NRC के प्रोटेस्ट में देखा और जैसा आपने किसान आंदोलन में देखा। वो भी एक संवैधानिक रास्ता है, उससे हम नाउमीद ना हो, उसको हम अपने बैक ऑफ द माइंड रखें। मेरा यही मेन काम है। हाँ, तो ये तो हल्द्वानी में भी हुआ ना, प्रोटेस्ट तो हल्द्वानी के लोगों ने भी किए, लेकिन वो उसके साथ साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे उसी के साथ साथ वो लोग कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर गए, अपने अपने तमाम चीज़ों को वो कोर्ट लेके गए। तो उनको प्रदर्शन पे भी भरोसा था, कोर्ट पर भी भरोसा था। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, यही बात एग्जैक्टली कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन तो, अब तो प्रदर्शन नहीं है, अब कोर्ट का रास्ता है बस। तो उतना ही, अब 20% फायदा होने की पूरी उम्मीद है मुझे, और वो 80%, वो 80%। अब हल्द्वानी के लोग अगर प्रोटेस्ट छोड़ देंगे तो वो 80% खाली मैदान है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं आपकी बात से समझूं पराचा साहब, तो आपका मतलब ये है कि कोर्ट में जो सुनवाई है वो चाहे अब 7 तारीख को हो या उसके बाद एक और डेट आगे की मिल जाए या अगले साल हो, तब तक प्रदर्शन जारी रहना चाहिए और आपकी आवाज़ बुलंद होती रहना चाहिए उसी तरह, आप ये कहना चाहते हैं? तब तक नहीं, जब तक इस देश में पूरी तरीके से संविधान के मानने वाली SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की वोटों से जीती हुई सरकारें नहीं आ जाती। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के वोटों से, अपनी आवाज़ से जीती हुई सरकारें नहीं आ जाती। तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट प्रदर्शन यदि आप छोड़ोगे, एक साथ होके नहीं करोगे, तो 20% फ़ायदा आपको मिल सकता है। लेकिन 80 भारी है या 20 भारी है, ये मुझे इतनी मैथ्स या गणित बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। मेरी बात याद रखें, मैंने उस दिन भी कहा था, जो कोई जर्नलिस्ट साहब आए थे मेरे पास जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, कि कल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला हो,
अगर फैसला हो गया हक में तो बड़ी अच्छी बात है, फैसला नहीं हुआ हक में तो मैं अगले दिन वहाँ आऊँगा और पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता खोलेंगे। इस देश में संविधान की चलेगी। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस खुद ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर दबाव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। तो हमें संविधानिक जो व्यवस्था है हमारी, कोर्टों को भी, अदालतों को भी मजबूत करने के लिए जनता को ही उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अदालतों के हाथ मजबूत करने के लिए भी हमें पीसफुल प्रदर्शन करने पड़ेंगे, कोर्ट की सपोर्ट में करने पड़ेंगे। आज अदालतों के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार के लॉ मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर और यहाँ तक के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग भी सरकार की पॉलिसी ये बता रहे हैं कि अदालतों को सरकार के हिसाब से चलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी अहम बात आप लोगों से कर रहा हूँ। अगर आपने पीसफुल प्रोटेस्ट और एक साथ होके, अगर आप सिर्फ मुस्लिम है तो मुस्लिम्स अपने लिए प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा। ट्राइबल्स के लिए भी मुस्लिम्स को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सिख को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्रिश्चियंस को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बौद्ध को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ओबीसी को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और शेड्यूल कास्ट को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से हर एक किसी के साथ भी कुछ ज्यादती होती है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज का, तो एक साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता की सरकार सबके हक छीन के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और इस तरह के बहुत सारे जो बेईमान जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सरकार के साथ मिलके देश में लूटामारी कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके देश का नुकसान कर रहे हैं, वो इस देश को लूटने पे लगे हुए हैं। अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए नंबर 1 फार्मूला, 80% फार्मूला पीसफुल प्रोटेस्ट। आप गए क्यों नहीं हल्द्वानी? वहाँ जब हम हल्द्वानी पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों ने पूछा भी कि महमूद पराचा यहाँ नहीं आए। CA NRC में महमूद पराचा नज़र आते थे, किसान आंदोलन में भी आप नज़र आए। तो ऐसी एक उम्मीद हल्द्वानी के लोगों को भी थी कि भाई आप पहुँचेंगे, वहाँ जाकर उनके साथ खड़े होंगे और उनकी इस लड़ाई में उनका हिस्सा बनेंगे। क्यों नहीं पहुँचे महमूद पराचा? देखिए, मैं जिस हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे हमारे देश में जहाँ भी कोई किसी के साथ जुल्म होता है तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मेरा दिल उस जगह मौजूद होता है। और मैं ये बाकी लोगों की तरह ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूँ, जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरी पैनी निगाह हल्द्वानी के लोगों पे बनी हुई थी, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारा ऑफिस एक लिमिटेड ताकत रखता है। एक तो पहली बात ये कि मैं जाके काम सॉलिसिट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने हल्द्वानी के लिए भी जाके काम मांगा अपने आप वहाँ पे और वकील बने और उसके बाद बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ खिंचवाई। हम ऐसे काम रोज़ करते हैं, लेकिन हम कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाते। एक बात ये समझने की, लेकिन मैं हल्द्वानी पे पैनी नज़र रखे हुए था। मेरी असम पे भी पैनी नज़र है, मेरी उज्जैन पे भी पैनी नज़र है। जब मैं ये देखूंगा कि अब बाकी रास्ते फेल हो गए हैं तो तब मैं ज़रूर आऊँगा। और मैंने ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले भी, अगर कुछ ऊंच नीच होती है कल तो फिर मैं आऊँगा वहाँ। अब जनता को इस बात को, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को समझना चाहिए कि हमारा ऑफिस बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत सारे काम, बहुत मुश्किल काम कर रहा है, लेकिन हम कोई भी ऐसा काम छोड़ेंगे नहीं। ये आपको हौसला रखना चाहिए। अगर बाकी चीज़ें फेल होंगी तो हम लोग आएंगे और जान की हद तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद रहेंगे। आप हौसला रखें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग खुद इतने मजबूत हों कि अपनी लड़ाई खुद लड़ें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आएंगे। केस लड़ने जाएंगे या फिर प्रदर्शन करने जाएंगे, एक ये बड़ा सवाल है। और 7 तारीख के लिए क्या ऐलान है? चलिए, पहले तो आपने ऐलान कर दिया कि कुछ ऊंच नीच होगी तो मैं आ जाऊंगा। अब 7 तारीख के लिए क्या ऐलान है? आपको केस लड़वाना है तो वो भी हम बड़े अच्छी तरह से लड़ेंगे। प्रदर्शन करना है तो वो भी हम अच्छे से करेंगे। सब लोग देख ही चुके हैं, देखते हैं, जानते हैं। लेकिन हमें ना केस लड़ने का शौक़ है, ना हमारे लोगों को, किसी को, ना SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को ना केस लड़ने का शौक़ है, ना प्रदर्शन करने का। हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सब करते हैं। तो ना केस लड़ना इतना इंपॉर्टेंट है, ना प्रदर्शन करना। हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ के लिए हर काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, केस भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा बहुत जितनी भी समझ दी है, उतने उसके हिसाब से मैं केस भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, और जितनी ताकत दी है, जितनी समझ दी है, उससे प्रदर्शन करने के लिए भी, और इन दोनों का मिक्सचर करके इंसाफ हासिल करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। 7 तारीख के लिए ऐलान वही है जो पिछली हियरिंग से पहले था। अगर सुप्रीम कोर्ट से आपका हक जो है मिलेगा तो ठीक है, वरना 20% तो गया, 80% बाकी है। मैं आऊँगा,
प्रदर्शन होगा, आपको इंसाफ मिलेगा, और जनता की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ है। अगर आप मजबूत हो, लेकिन मैं फिर ये बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ अपने लिए काम करोगे तो हम लोग आके कुर्बानी दे सकते हैं अपनी, इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको हक नहीं मिलेगा। SC STs, आज मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों को सबसे ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा, क्या आपने ट्राइबल एरियाज़ में के लिए प्रदर्शन किया कभी? हल्द्वानी के लोगों को अभी प्रोटेस्ट शुरू करना चाहिए, जो आज छत्तीसगढ़ में, जो आज मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स के साथ हो रहा है, दूसरी जगहों पे ट्राइबल्स के साथ अभी इस वक्त हो रहा है। हल्द्वानी ने कैंडल मार्च निकाला जोशीमठ के लिए, मैं आपको बता दूं। मैं जोशीमठ से पहले हकदार समझता हूँ ट्राइबल्स को, शेड्यूल कास्ट को। तो पहले सबसे ज़्यादा मजलूम जो है उसके लिए हमारा सबसे पहले संघर्ष होना चाहिए। जो सबसे बड़ा मजलूम है उसके लिए सबसे ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए। जोशीमठ से पहले आपको जो ट्राइबल्स के साथ हो रहा है और जो शेड्यूल कास्ट के साथ हो रहा है, उनके साथ एकता में प्रदर्शन करना चाहिए, उनके बारे में पता करें, तब हम लोग मिलके एक साथ सबके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि हमें कोई मुसीबत आएगी तो वो करेंगे, कोई मुसीबत आएगी तो हम करेंगे। इसी से फ्रेटर्निटी जो है ना भारत के संविधान में, प्रियम्बल में, भाईचारा, वो बढ़ेगा।